हसनात भाई, आप शुरू कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं वीएस का नुमाइंदा और एयर यूनिवर्सिटी से मोहम्मद हसनात खान, आपका होस्ट सुफियान दरवेश साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मोहम्मद हसनात भाई। जी सुफियान भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना क्या कहते हैं, फिट फाट है बस। आई थिंक सेशन शुरू कर देते हैं, लोग वैसे भी टाइम कम है तो। जी सुफियान भाई, इस तरह है कि हमारा जो ताल्लुक है वो वीएएस जो है, विजन असिस्टेंट, जो हमारी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हम स्टूडेंट्स की जो है तो फॉर एग्जांपल उनकी कंसल्टेंसी करते हैं। जो हमारे एफएससी के नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो आज हम जो है तो आपसे जानेंगे, आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे कि आपकी जो जर्नी थी वो कैसी थी फ्रॉम द स्टार्ट, कि आप हमारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करें कि कैसे आपने जो है तो शुरू किया। पहले तो मैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं कि माशाल्लाह हमारे जो सुफियान भाई हैं, तो ये हमारे जो नेशनल मेडकेट गुजरा है इसके टॉपर हैं। इस तरह इन्होंने जो है तो आर्मी मेडिकल जो टेस्ट है वो भी उनकी जो है तो पास हो गया था। और इन्होंने अभी तक जो है तो केएमसी में अभी ये स्टूडेंट है एमबीबीएस के। तो ये माशाल्लाह से काफी काबिल बंदे हैं। इनके नंबर से पता चलेगा, तकरीबन मोर देन 90%, 95% इनके मार्क्स हैं। तो जी सुफियान भाई, थैंक आप यू जो है सो तो अपनी मच जर्नी कंटिन्यू टाइम कर देने के सकते लिए। हैं। इस तरह के पहले मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ लोग AKU या मजीद जगा खान और आर्मी के बारे में मतलब पूछना चाहते हैं ना, तो वो एक अलग सी साइड है। देखिए, प्रिपरेशन अगर आप MD कैट के लिए कर रहे हैं ना, तो वो सही है। आप उसके थ्रू आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी एस कर सकते हैं, AKU में भी एस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह है कि वो अलग से फील्ड है, उसके कुछ फिर टर्म्स एंड कंडीशन अलग से होते हैं। आपको अलग से प्रिपरेशन करनी होती है, आपको अलग सा टाइम चाहिए होता है ना। जबकि ये सेशन आई थिंक प्योरली MD कैट का है। तो मेनली मैं सही MD सही। कैट के बारे में ही बताऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। ठीक है ना? तो जी जी। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। पिछले एक एक तो ये है ना कि पिछले साल हमारा सिचुएशन भी हमारी इस तरह थी कि कोविड था। इस साल भी है, लेकिन पता नहीं कि क्या सूरत हाल होगी। तो पिछले साल जैसे ही हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ ना, तो बस उधर से ही हमारी तारीख शुरू हुई। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट की। क्योंकि हाँ, उस टाइम MD कैट भी नहीं था, ईटा था। तो ईटा के लिहाज से ही हम तैयारी करते, मीन्स के जो बुक्स KP के सिर्फ बुक्स भी सिर्फ KP के, उनके MCQs भी, प्रैक्टिस भी उनकी। तो मेनली जो प्रिपरेशन थी वो ईटा की थी। फिर इसके हवाले से कि कौन सी इसके हवाले से कि कौन सी MCQs बुक, तो मेनली जो ईटा के लिए हम यूज़ करते थे वो थे फिजिक्स के थे जीनियस सीरीज, और केमिस्ट्री का जो है वो हमारे पास है चैंपियन सीरीज। तो बेस्ट वो MCQs है। और इसके साथ ईटा के पास पेपर जिन जो जिस जहाँ से भी मेरे ईटा के पास पेपर वो बेस्ट हैं। लेकिन फिर सबको पता है कि MD कैट आया, PMC ने MD कैट अनाउंस किया, तो उसके लिए फिर अलग सी सिचुएशन है। तो मैं ईटा पे ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि वो वैसे भी माजी का हिस्सा है। तो मेनली हम MD कैट पे ही बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात, लोग कंफ्यूज करते थे कि MD कैट बिल्कुल ही अलग चीज़ है एज कम्पेयर टू ईटा। तो ये भी एक गलत फहमी है। MD कैट बिल्कुल सेम टू सेम वही कंसेप्ट, वही टॉपिक्स, बस सिर्फ सिलेबस मतलब लो जी, आवाज नहीं आ रही। ये एक मिनट, उसका माइक ऑफ हो सुफियान गया। भाई। उसका हैंग हो गया, प्लीज एक मिनट वेट करें। जी, जो हमारे साथ नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको हम बताते चले कि सेशन के दौरान जो है तो हमारे सुफियान भाई पूरे एक सेशन हमारा होगा। फिर जिनके क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में जो है तो मेंशन करते जाए। इंशाल्लाह लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके क्वेश्चन उनसे आंसर कराएंगे। उसकी आवाज कट गई है। वेट अ मिनट, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ।
हेलो। जी जी। असनाद भाई आवाज नहीं आ रही है, आप लोग बात नहीं कर रहे। नहीं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है सुफियान भाई का, तो बस अभी वो एक उसका 2 मिनट में ज्वाइन कर लेंगे। उसका अच्छा, ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया, उसका ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया, आप 2 मिनट सब्र कर लें, ठीक है, वो आ रहा है। ठीक है डोंट। सुफियान भाई अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी सही है। सॉरी यार, मेरा वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम था, प्लीज यार माफी चाहता हूँ। तो नहीं नहीं, आ कंटिन्यू जाता है। करते हैं जी जी, उसी बोलिए उसी से। सुफियान। हसनात भाई अगर हैं जी जी, तो सुफियान मेन भाई बोलिए हम आप। जो एमडी कैट के सही है, तो रूटीन से ही वो स्टार्ट करते हैं कि रूटीन क्या होता है ना। तो जी पर्सनली मेरा रूटीन यही था कि मतलब हर बंदे का अपना होता है, लेकिन मैं रात को बिल्कुल स्टडी नहीं कर सकता था, इवन 10 बजे सही। के बाद या 11 के बाद। तो सही जल्दी रात को सोना और फिर सुबह जल्दी उठ के फिर जल्दी उठ के फिर स्टडी स्टार्ट करना, तो यही रूटीन था मेनली। और ये इससे भी लोग अक्सर कहते हैं कि 10 आवर्स स्टडी या 12 आवर्स, मेनली अगर बंदे पे डिपेंड करते हैं। कोई बंदे के लिए अगर कंसेप्ट का क्लियर करने के लिए 10 आवर्स भी चाहिए, किसी के लिए 8 आवर्स भी चाहिए होती है, और इवन सब कुछ बंदे जो हमारे बाद भाई जैसे होते हैं तो उसके लिए 4 आवर्स भी चाहिए। तो कोई इस तरह नहीं है, जो जिस बंदे का अपने लेवल के हिसाब से बंदे को स्टडी करनी चाहिए। सेकेंडली जो इस तरह है ना कि बंदे फिर कहते हैं, हम मैसेजेस आते हैं मुझे पर्सनली भी कि बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए देखें, आप अगर नमाज पढ़े, तिलावत करें और बस स्टडी अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त गुजारें, तो बस बंदा फिर बोर नहीं होता, और अपना जो एमडीकेट की तैयारी है वो मतलब तो अपना तैयारी इजीली कर सकता है, कोई बोर नहीं। और तो ये इस रूटीन है कि बंदा सिर्फ नमाज, तिलावत, पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त गुजारे और अपनी स्टडी को वक्त दे, क्योंकि ये 3-4 मंथ्स होते हैं, बाकी फिर क्या कहते हैं, हमारे जो कहते हैं एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। तो ये 3-4 मंथ्स आप लोगों ने ये रूटीन करनी है कि सुबह बस जल्दी उठ के रूटीन अपने लिए बनाने के, केमिस्ट्री पहले करनी है, फिजिक्स या बायो। क्योंकि मेरा अपना ये था कि पहले फिजिक्स का था सुबह सुबह, फिर केमिस्ट्री, और रात को फिर रात को मतलब कि असर के बाद तो फिर बियोलॉजी का टाइम होता। और इसके साथ इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा देखें, इंग्लिश का मसला नहीं होता, वो वैसे भी कवर हो जाती है, ग्रामर है। तो ये स्टडी रूटीन। अभी आते हैं कि एमडी कैट और ईटा में थोड़े बहुत जो चेंजेस है ना वो हम बयान करते हैं। पहले हमारे पास ईटा का सिलेबस भी ज़्यादा था, फिल्टर नहीं था। अभी एमडी कैट का या पीएमसी ने जो सिलेबस इशू किया है वो फिल्टर भी है, कम भी है। तो मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जूनियर्स, मैं भी इधर प्रेजेंट हूँ, तो देखें अगर हमें ये पता है ना, मैं बियोलॉजी का सिंपल एग्जांपल लेता हूँ सिर्फ। देखिए अगर बियोलॉजी का मैं एग्जांपल लूँ, हम हमारे पास बुक में लिखा है प्रोकार्योट्स में कि कोकाई और इमोटाइल और बेसिली और स्पाइरेला, तो वो हमारे पास मोटाइल होते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन ईटा में इसका इस तरह आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटाइल, ठीक है ना, या नॉन मोटाइल। तो अगर नॉन मोटाइल या मोटाइल कहा जाता तो सिंपली हम आंसर कर देते। लेकिन पीएमसी का क्या है, वो कंसेप्चुअल तरीके से पूछते हैं। वो इस तरह डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोटेक्सिस कैन नॉट अकर। अब हमें ये भी पता है कि कीमोटेक्सिस किसे कहते हैं। कीमोटेक्सिस भी हमारे पास मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। तो ये एक मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि पीएमसी किस तरह एमडी कैट में कंसेप्चुअल से क्वेश्चन लेगा। वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव, तो वही आंसर है कोकाई। लेकिन अगर पीएमसी ने सिर्फ ये बता दिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोटेक्सिस कैन नॉट अकर, तो फिर लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर कंसेप्चुअल लिहाज से आपको देखना पड़ता है और क्वेश्चन को सही से रीड करना होता है। और इसके साथ यही मतलब जो मैंने कहा वही फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का है। जिस तरह आप बायो मतलब तैयार करते हैं, पहले बुक से करते थे, अभी कंसेप्चुअल। इसी तरह फिजिक्स फार्मूलाज तो सबसे पहले आप लोगों ने याद करनी है फिजिक्स में। वो बिल्कुल एक फार्मूला भी नहीं छोड़ना, जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है उसके, ठीक है। उसके अलावा फिजिक्स का मेनली जो 80% पोर्शन होता है वो स्टेटमेंट्स होते हैं। और स्टेटमेंट्स का मतलब कि आपको अगर टॉपिक क्लियर है तो आप स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं, अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो स्टेटमेंट का आंसर नहीं दे सकते। तो फिजिक्स भी इसी तरह से कवर करनी है। जो सिर्फ एक चीज़ है जो ईटा में पहले मुश्किल से हमारे पास आते थे एमसीक्यूज, ठीक है ना,
हमारे पास मुश्किल से या हार्ड एमसीक्यू जैसे हम कहते थे, तो वो बिल्कुल अब एमडीकेट में नहीं आते हैं। सिंपल से एमसीक्यूज आते हैं, बस स्टेटमेंट्स होते हैं और या फार्मूला यूज होता है। तो आप लोगों ने मतलब वो ईटा के हार्ड एमसीक्यूज अभी ज़्यादा टच नहीं करने। जो ईटा में हम जिसको इजी या मीडियम एमसीक्यूज कहते थे, वो अभी एमडीकेट में हम उसको हार्ड कहते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो फिजिक्स बहुत ही ईजी हुआ है केपी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पंजाब तो पहले से ही एमडीकेट का आदी है था पंजाब के स्टूडेंट। अब आते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का भी सेम सिचुएशन है। उसमें भी पहले जो हमारे पास बुक के बिल्कुल वैल्यूज आते थे, अभी ईटा में कभी आ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें अभी नहीं है। अभी रट्टे की चीज़ें ख़त्म है, बस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल मतलब क्वेश्चन होंगे या फिजिकल केमिस्ट्री जो है फर्स्ट ईयर वाली, तो जितने भी हमारे पास सिंपल कंसेप्ट हैं लेकिन कंसेप्चुअल, तो वो आप लोगों ने अभी सीखना है, क्योंकि वो जो बुक स्टेटमेंट ज़्यादा है वो उसको फॉलो नहीं करना केमिस्ट्री में। अच्छा, इसके बाद स्टडी रूटीन के बाद मैं ये भूल गया कि लोग कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटी। देखिए, असर का टाइम होता है इसलिए कि बंदा रिफ्रेश हो। असर के टाइम ये मतलब मेरी सजेशन है कि आप लोग कोई स्टडी ना करें, क्योंकि बेस्ट होगा। क्यों, बाकी सारा दिन होता है, तो असर के टाइम बंदा रिफ्रेश हो और फिर मगरिब को अगर बैठे तो मगरिब के टाइम पर अच्छी स्टडी होती है। तो अगर कोई मतलब बॉयज़ है तो वो तो डेफिनेटली ग्राउंड में क्रिकेट या फुटबॉल जो उनका शौक है तो वो कर सकते हैं। मोबाइल से दूर रहे, इस तरह नहीं कि पबजी के लिए बैठ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। रिफ्रेशमेंट का मतलब है कि बंदा वॉक कर ले या वैसे ही किसी के साथ गपशप लगा ले या गेम खेल ले, ठीक है ना, तो वो बीच में असर के टाइम कर सकते हैं। और जो संडे था मेरा, क्योंकि संडे का रूटीन इस तरह था कि मेरा प्रैक्टिस टेस्ट होते थे संडे के दिन, या ऑनलाइन या फिजिकल, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे ऑनलाइन होते थे और अभी जो जब फिजिकल शुरू हुए तो फिजिकल। तो संडे के दिन मेरा फुल ऑफ होता, क्योंकि सिर्फ 2-3 आवर्स मेरा टेस्ट होता था फिजिकल या ऑनलाइन, लेकिन फिर भी संडे पूरा ऑफ होता, क्योंकि फिर आपने सारा वीक मंडे से लेकर फ्राइडे तक या सैटरडे तक आपने उसमें गुजारना है स्टडी में। तो बेटर है कि संडे आप रिफ्रेशमेंट में गुजारे और टेस्ट में, मतलब मीन्स कि जो चीज़ें आपने पूरी वीक में पढ़ी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे आप उसकी प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, या अगर प्रैक्टिस टेस्ट नहीं भी देते कोई लोग तो उसी के एमसीक्यूज पास पेपर से या फिर जो एमसीक्यूज बुक्स है वो उन्हीं से सॉल्व करें। अगर प्रैक्टिस टेस्ट कोई नहीं देता, ये उसके लिए। बाकी मैं फिर लास्ट में प्रैक्टिस टेस्ट पे भी आऊँगा कि किसके बेस्ट हैं, कहाँ से हमने किए। अभी आते हैं एमडीकेट के लिए कुछ और बुक्स। देखें, एमडीकेट के लिए अभी हमें एटा के जो बुक्स थे हार्ड एमसीक्यूज थे उसमें, जैसे जीनियस और चैंपियन, तो वो भी रिलेवेंट है, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेनली एक बुक है जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था, वो है एमडीकेट बाय डॉगर सीरीज़। मुझे पूरा तो याद नहीं है नेम, लेकिन डॉगर सीरीज़ की एक बुक है एमडीकेट बाय डॉगर सीरीज़ इसी तरह। तो वो मैंने यूज़ किया था, उसमें आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे एमडीकेट के, और हर चैप्टर मतलब उसमें सारे इंक्लूडेड है। बहुत ही बड़ा सा बुक है, मोटा सा, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो सब इंक्लूड है। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको वहाँ मिल सकते हैं, और उसके अलावा आपको पास पेपर भी मिल सकते हैं। तो मीन्स अगर आप डॉगर सीरीज़ वाली एमडीकेट बुक यूज़ करें तो बेस्ट होगा वो, अगर एमडीकेट के लिए कोई तैयारी कर रहा है। अभी इसके अलावा पास पेपर मस्ट है अगर कोई सेकेंड ईयर वाला है, मीन्स फ्रेशर जो है, और उसका मतलब एग्ज़ाम भी होना है, लेकिन एमडीकेट भी शायद अगस्त में हो, क्योंकि तो 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स बेटर है, ज़्यादा टाइम उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आप पास पेपर्स ईटा के भी और एमडीकेट के भी और नम्स के तीनों के विद इन दिस मंथ अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि जितना आपको टाइम ज़्यादा रिवीजन के लिए बचा होगा फिर वो अच्छा होगा। इसलिए मस्ट है कि आप जो एमडीकेट के पास पेपर हार्ड फॉर्म में ये ले लें। एमडीकेट के पास पेपर मिल जाएंगे, अगर हर जगह से मिल सकते हैं अभी, क्योंकि एमडीकेट ही है तो मिल जाएंगे। एमडीकेट के, नम्स के और ईटा के पास पेपर्स मस्ट सॉल्व करने हैं। अगर कोई, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर कोई सेकेंड ईयर का है जो एज ए फ्रेशर एमडीकेट देगा, तो वो उसके एग्ज़ाम वैसे भी लेट है जुलाई में, तो वो अभी आई थिंक आज 8 मई है, तो 8 मई से लेकर 1 अप्रैल तक भी तकरीबन 22 डेज है, तो इसमें इजीली सॉल्व हो सकते हैं सारे पेपर्स। तो बेस्ट है कि जो स्टूडेंट फ्रेशर है वो इस मंथ में एमडीकेट, नम्स और
ईटा के पास पेपर सॉल्व करे, ये मस्त है क्योंकि हमने भी किए थे। उससे बंदे को पता चल जाता है कि किस तरह रिलेवेंट एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, ये एमडी कैट के बाद। अच्छा, इसके बाद हम इसके बाद हम आते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट किसके देने और कैसे। देखिए, मैं हर चीज़ बंदे के एग्जांपल से समझ अच्छी आती है, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में एक टॉपिक है हमारे पास एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, और जिसको हम स्पीमेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी लोग ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज है क्योंकि जूनियर्स मुझे भी बहुत ज़्यादा ये मतलब मैसेजेस कर चुके हैं कि इस टॉपिक से कैसे एमसीक्यूज आएंगे या किस तरह के। तो बेस्ट वे जो आपको पता चलेगा कि कैसे एमसीक्यूज आएंगे या किस रिलेवेंट टॉपिक से रिलेवेंट कैसे आएंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस टेस्ट से पता चलता है। ठीक है ना, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैंने हर एकेडमी का टेस्ट, मतलब अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो आप उससे पूछ ले, हर एकेडमी में मैंने टेस्ट दिया हुआ है। ऐसी कोई एकेडमी नहीं है कि मैंने टेस्ट ना दिया हो। लेकिन बेस्ट जो मुझे लगे या हमने फिर कंसिस्टेंसी अख्तियार की उसमें, वो थे एनजी कॉन के। स्पेशली मतलब थैंक्स भी बोलूँगा उसको क्योंकि हमें बेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट दिए एमजी कॉन ने। जिस तरह ईटा चेंज हुआ एमडी कैट के लिए, तो एमडी कैट के ही एमसीक्यूज उसी लेवल के रेलेवेंट एमसीक्यूज हमारे एम प्रैक्टिस टेस्ट में आते थे एनजी कॉन में। अच्छा, तो वो एग्जांपल देके एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या हैंस पेमन जो उसका एक्सपेरिमेंट है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे। तो देखिए, मैं एक सिंपल बता देता हूँ। अगर किसी ने अगर उस एक्सपेरिमेंट में ये बात सीख ली कि डोर्सल लीफ ब्लास्टोपोर किसे कहता है, या डोर्सल लीफ ब्लास्टोपोर से कौन से स्टेज में होता है, गेस्टुला स्टेज में जो होता है, और डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर वो कौन सी चीज़ को मतलब कौन सी चीज़ उससे बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स है जो टॉपिक्स में आप समझ गए तो आपको उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आए तो वो आप इजीली हल कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको किधर से पता चलती है, ये आपको बेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट से पता चलती है। क्योंकि ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ ये उसी प्रैक्टिस टेस्ट के हैं जो हमने एनजी कॉन में दिए थे, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता था उस टाइम, न्यू स्टूडेंट्स थे। तो मेनली हमने उधर से ही सीखा एनजी कॉन से। बाकी एकेडमिक्स में भी मैंने टेस्ट दिए हैं बहुत से, लेकिन वो अभी भी इररिलेवेंट है, सॉरी टू से। ठीक है ना, तो आपने बेस्ट अपने लिए चूज करना है। तो प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों ने मस्त देने हैं अभी, चूंकि ये भी डिसाइड हुआ है कि हमारे पास एमडी कैट इस दफ़ा कंप्यूटराइज्ड होगा। मींस के हमारे पास ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, और विद इन 10-20 मिनट्स आपको रिजल्ट भी शो होगा। तो ये एक क्या कहते हैं, शफाफ मेथड भी है कंप्यूटराइज्ड टेस्ट। तो इसके अलावा हसनात भाई, आप क्वेश्चन पूछे, मैं फिर आंसर दे देता हूँ। जी बिल्कुल, कुछ आपने तो क्वेश्चन। आपने तो बता दिया ज्यादातर कि मतलब किस बुक से स्टार्ट लेना है, किस गाइड से स्टार्ट लेना है, टॉपिक कैसे समझने हैं, फिर उसको जो है तो प्रैक्टिस टेस्ट से अपनी जो है तो असेसमेंट करनी है। आप ये बताइए सुफियान भाई कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे दौर में था तो हम तो ये करते थे कि हम फर्स्ट ईयर का भी एक टोटल एग्जाम दे रहे थे, फिर सेकंड ईयर का जो है तो वो भी हमने तकरीबन प्रिपरेशन की थी। मगर इस साल जो हमारा इसी ये बना है तो हमारे जो खासकर हेड्स हैं, जो नौशेरवान भाई हैं, अफाक भाई हैं, अमार भाई है, वाहिद भाई है, उन्होंने ये बनाई मीन्स इसलिए है कि हमारे साथ इस बार जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसलिए है कि उसने एक तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, सेकेंड ईयर का भी उनके जी एग्जाम जी के कुछ खास वो मतलब चांसेस हैं कि डिले हो जाए। तो मतलब इनको स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? मतलब हम तो फर्स्ट ईयर हमने पढ़ा होता था, वो सेव हुआ होता था, जी जी सेकेंड ईयर कर लेते थे, फिर मतलब फर्स्ट ईयर पहले करे सेकेंड ईयर पहले करे, क्योंकि इन्होंने तो अभी एक भी एग्जाम नहीं दिया है ना। तो इस बारे में थोड़ा इनको बताएं। जी जी बिल्कुल, ये बेस्ट पॉइंट है क्योंकि कंडीशन के लिहाज से ही बंदे को तैयारी करनी चाहिए थी। नहीं, अब हमारे जो 2020 में था तो वो अलग सी कंडीशंस थी और अभी अलग सी कंडीशंस। तो ये बेस्ट है। देखे, जिनके फर्स्ट ईयर एग्जाम नहीं हुए ना, लेकिन उन्होंने फर्स्ट ईयर किया तो बेस्ट था ना। मैंने मैंने जिससे कांटेक्ट किया है, मतलब मेरे अपने कजन्स भी देंगे एमडी इस साल, या जो मेरे करीबी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उससे पहले से कहा था कि अगर एग्जाम हो या ना हो, लेकिन आप लोगों ने बेस्ट प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर की करनी है, क्योंकि आप लोगों का आगे एमडी आना है। अभी जिसने एग्जाम नहीं भी दिया, लेकिन उसको कम से कम कुछ तो सेव होगा ना माइंड में। ये भी बात है कि कुछ तो उन्हें पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि बस वो फर्स्ट ईयर से ऐसे ही आए हैं। तो
फर्स्ट ईयर उन्होंने कुछ तो पढ़ा होगा, लेकिन अभी मेन मसला ये है कि उनका एग्ज़ाम भी आ रहा है ना जुलाई में। बिल्कुल तो जुलाई में अगर एग्ज़ाम है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देखो 8 मई है, मैं 8 मई से बात कर रहा हूँ, 8 मई और मई जून जुलाई, तो मतलब 3 मंथ से। और मैंने सुना अगर अगस्त में एग्ज़ाम भी हो तो वो होगा फिर 22 और 28 अगस्त, मीन्स तो अगस्त का भी पूरा का पूरा महीना हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जी जी हमार तो इसलिए बंदे को तो चाहिए कि सेकेंड ईयर ही फिलहाल स्टार्ट करे, क्योंकि अगर वो फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर ले तो वो मसला इसलिए होगा हम उनके लिए कि अगर बीच में से एग्ज़ाम फिर आ गया तो फिर अगेन मसला होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि वो सेकेंड ईयर स्टार्ट करे, जो एज ए फ्रेशर इस दफ़ा अपीयर होंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर बेस्ट उसके लिए स्ट्रेटेजी होगी कि वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें। और मैंने बताया भी कि वो पहले पास पेपर से वो शुरुआत ले, क्योंकि वो एमसीक्यूज एक तो इजी होते हैं, एक रिलेवेंट टू द टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं। तो मेन ये सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट सेकेंड कर ईयर ले। से स्टार्ट करें, बिल्कुल। जी, वह फिर ये अगर जुलाई में, जी 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 जी, जुलाई में अगर जी एग्ज़ाम होता है तो फिर टाइम होगा फर्स्ट ईयर के लिए। जी, टाइम होगा, तकरीबन 2-3 महीने भी होंगे। और ये एक बात है सुफियान भाई कि जितना ये नेशनल मेट में अगर हम देखें तो जो हमारे इंग्लिश की वेटेज है उसको अगर हम एज जी कम्पेयर टू फिजिक्स की वेटेज के साथ देख लें तो तकरीबन फिजिक्स में हमें 25 मार्क्स गेन करने के लिए मोर देन हाफ कोर्स हमें क्लियर होना चाहिए। इसके मुकाबले में अगर जी हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश में तकरीबन 4-5 ऐसे मखसूस टॉपिक्स है कि उसको अगर क्लियर किया जाए तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं। तो इंग्लिश के बारे में जी आप मतलब इसको टाइम देना चाहिए या इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या राय रखते जी, हैं? इंग्लिश ही तो मेन पॉइंट था, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं और मैं सब के सब सेम ही लेवल के हैं, कोई मैं दिमाग कोई ज़्यादा नहीं है। तो हमारे मार्क्स में जो मेन फ़र्क था वो इंग्लिश ही की वजह से आया है। मतलब अगर कोई अभी से ख्वाहिश रखता है, फ्रेशर का बहुत विश होता है कि वो टॉपर बने, तो इंग्लिश को तो बिल्कुल मस्ट उन्होंने इग्नोर नहीं करना और उनको टाइम भी ज़्यादा देना है। साथ साथ जिस तरह वो बिल्कुल देखे ना, फिजिक्स के जो है ना, हमारे पास 40 एमसीक्यूज है और इंग्लिश के 20, तो हाफ 50% एमसीक्यूज है इंग्लिश के, और इंग्लिश इजीली हो जाता है। अभी टॉपिक पे आते हैं, देखिए इंग्लिश में बिल्कुल एक सिर्फ कुछ टॉपिक्स होते हैं। एक हमारे पास है जो पार्ट ऑफ स्पीच, बेस्ट वे से उन्होंने आप लोगों ने करना है, जिधर से भी हो यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली मैंने एनजी कॉन अकाउंट से किया था, क्योंकि मेरे पास वो था ऑनलाइन घर पे। तो एनजी कॉन अकाउंट में वो सारे लेक्चर्स मौजूद थे पहले से, तो पर्सनली मैंने उधर से किया था। लेकिन जो भी किधर से भी करे, ग्रामर है तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये मस्त नहीं है कि एक जगह से करे, लेकिन पर्सनली मैंने उधर से किया। फिर इसके अलावा जो पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा है, हमारे पास कुछ आ जाते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा एमसीक्यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आता है, मैंने जितना नोट किया है। और उसके बाद वोकेबलरी। अच्छा, जो सबसे मेन और प्लस पॉइंट है इस दफा, पिछले दफ़ा भी और इस दफ़ा भी, कि वोकेबलरी वेल डिफाइंड है। हमारे पास टोटली 200 तकरीबन वर्ड्स है, तो वो इजीली विद इन ए वीक बंदे को याद हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद किया था। तो एक हफ्ते से ज़्यादा या 2 वीक्स से तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये इंग्लिश की वोकेबलरी, तो हम इजीली बिल्कुल इंग्लिश को ग्रैब कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक एक पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास जो ग्रामर का हिस्सा है, और तीसरा हमारे पास वोकेबलरी। तो मेन ये 3 चीज़ें हैं। और अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में फिर ये सब आ जाते हैं ना कि आर्टिकल्स वगैरह, और हमारे पास बीच में प्रोनाउंस के कुछ मेन हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूरे कवर कर लेता है तो उसमें से सब कवर हो जाते हैं, आर्टिकल्स वगैरह जो जैसे एमसीक्यूज, आर्टिकल्स से स्पेशली एमसीक्यूज आते हैं। तो ये रिमेंबर याद रखें, जी सब जी आर्टिकल हुए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, और जो वोकेबलरी। देखिए वोकेबलरी से 4 एमसीक्यूज आए थे पिछली दफ़ा, और आई स्वेयर के इतने इजी एमसीक्यूज, मतलब सिर्फ स्पेलिंग्स पूछे थे। तो वो 4 मार्क्स तो आई थिंक कि कोई बदनसीब होगा जिन्होंने वो 4 मार्क्स ना लिए हों। तो वोकेबलरी के बहुत ही इजी एमसीक्यूज, या तो वो स्पेलिंग्स आएंगे, या अगर वोकेबलरी भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। तो वोकेबलरी प्लस ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 3 मेन चीज़ें हैं। और इसी से 20 एमसीक्यूज आ जाते हैं। आई थिंक अगर कोई ये सही से कर ले तो 20 में से 19 श्योर ले आ सकते हैं।
किसी के शायद 20/20 भी आ जाए, एक तुक्का लग जाए तो इजीली आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सही, इंग्लिश का तकरीबन ये है। 19 जी। तो ये भी बता दें सुफियान भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स अगर एक बंदा गेन कर ले चंद एक टॉपिक से, तो जी बाकी सब्जेक्ट्स में उसको काफी हेल्प मिल जाती है। हाँ मगर ये है हाँ। कि अगर हम अक्सर जी जी एक मैं बात जो मैं क्लियर कर दूं, अगर वेकेबलरी कोई करता है तो उसके 4 मार्क्स मेरे अभी से ले ले, मैं उनको दे रहा हूँ, क्योंकि वेकेबलरी के बहुत ही इजी मार्क्स हैं। वो कोई भी मतलब जो भी दे रहा है एमबीकेट एस्पायरेंट है, वेकेबलरी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अभी से अगर दो दो वर्ड्स भी याद कराए, थिंक 2-3 मरतबा रिविजन भी हो जाएगी, तो इजीली वेकेबलरी हो सकती है। और 4 MCQs उससे आने हैं, तो 4 MCQs मतलब अभी से अगर कोई वेकेबलरी कर लेता है तो 4 MCQs फ्री, मतलब पहले से उसके पास एज ए गिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वेकेबलरी बिल्कुल इग्नोर नहीं जी। करनी। चलिए, आपकी तरफ से हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए गिफ्ट हो गए 4 मार्क्स के। मीन जो बंदा हाँ इंग्लिश में जो है अपनी वोकेबलरी को क्लियर कर ले। हाँ, जी टू सुफियान हंड्रेड भाई, इस वर्ड्स बार जी जी टू जी हंड्रेड बोले जी जी। तो जी, तो ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे अब 200 वर्ड्स का बताया, ये डेज पे बंदे हमारे डिवाइड कर लें, तो इसी तरह हमारे मतलब ये भी इशू राइज हो रहा है कि कुछ बंदे होते हैं वो मतलब आपने बताया कि हाँ, आप सुबह जो है एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, दोपहर को एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, असर के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो आपने तो इस जी तरह जी किया है। मगर ये भी बताया कि कुछ बंदों जो ये सोचते हैं कि मतलब मैं पहले फिजिक्स की बुक उठाऊंगा, एक महीने उसको पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में बायो की बुक उठाऊंगा, तो उस वाले जो प्रिपरेशन है या ये वाली जो प्रिपरेशन है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस टेस्ट देखें तो वो तो सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो अगर एक बंदा एक एक सब्जेक्ट एक एक महीने में पढ़ रहा है, वो इसके लिए बेनिफिशियल है, या फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको असिस्ट करके कर रहा है, तो वो इसे आप बताएं कि जी उसके लिए बिल्कुल। कैसे मैनेजमेंट देखिए, करनी ये चाहिए। अगर जो आप स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ये अगर रिपीटर्स पूछ लेते हैं 2 मंथ्स पहले, तो उसके लिए बेस्ट थी कि पहले बायोलॉजी कवर कर ले, या केमिस्ट्री 1 मंथ में, या फिर फिजिक्स, ठीक है ना, जो ये आपने बता दी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, चूंकि मई शुरू है और मई जून जुलाई तो 3 मंथ्स है, जो अगस्त आप लोगों ने रिवीजन के लिए छोड़ना है। मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त में ही टेस्ट होगा, क्योंकि पीएमसी एक कहते हैं ना कि अपने लिए सुबह है, तो अगस्त में ही टेस्ट लेगा। तो ये स्ट्रेटजी आई थिंक इस सिचुएशन में बिल्कुल भी हमारे पास क्या कहते हैं सही नहीं है, कि एक बंदा 1 मंथ में एक सब्जेक्ट, और फिर सेकंड मंथ में दूसरा, और फिर थर्ड मंथ में तीसरा। तो ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं गलत डिसीजन होगा अगर कोई ले ले। तो मैंने खुद भी, मेरा मतलब अगर मैं कहूँ पर्सनल, मैं तो था भी फ्रेशर, लेकिन ये फिर भी मेरा स्ट्रेटेजी यही थी कि तीनों सब्जेक्ट एट अ टाइम, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस टेस्ट भी देना है तो तीनों सब्जेक्ट्स में होता है, मीन्स चारों, इंग्लिश भी इंक्लूड कर लो, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए बेस्ट है इस सिचुएशन में, क्योंकि मैं सिचुएशन को भी देख रहा हूँ ना, अभी टाइम कम है, तो इस सिचुएशन में बेस्ट है कि एक बंदा तीनों सब्जेक्ट साथ साथ लेकर जाए। अगर फर्स्ट ईयर शुरू करे या सेकेंड ईयर, वो उसका अपना है, वो भी मैंने बता दिया कि सेकेंड ईयर अगर शुरू करे तो वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है एज कम्पेयर टू अगर फर्स्ट ईयर करे। तो मेन ये है कि तीनों सब्जेक्ट साथ साथ करें। टाइम खैर ज़्यादा जी दे, दो 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 आवर्स या 3-3 आवर्स, क्योंकि मतलब इन अ डे बहुत ज़्यादा टाइम होता है बंदे के पास। ठीक ठीक, साथ साथ कवर करें। अच्छा सुफियान भैया, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और उसने फॉर एग्जांपल कहा है कि मैंने सुबह से केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हम्म, केमिस्ट्री के लिए वो आपके मुताबिक कौन सी बुक उठाए, कौन सी गाइड उठाए, या अगर किसी एकेडमी में जा रहा है तो पेशावर में वो कौन सी एकेडमी में जाए? सही है जी। देखें, केमिस्ट्री की बात की आपने, तो केमिस्ट्री के देखें, पहले अगर केपी के स्टूडेंट यहाँ है तो केपी अपने जो टेक्स्ट बुक है तो उस पे ही स्टिक रहा है। बिल्कुल हमारी जो केमिस्ट्री है वो फिल्टर्ड केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केपी की केमिस्ट्री से ज़्यादा फिल्टर्ड है ही नहीं। तो अगर कोई केपी की ऑर्गेनिक कर ही ले तो उस मतलब कि उसकी ऑर्गेनिक फुल हो गई। जो चैप्टर्स अनइंक्लूडेड है, मतलब वो नहीं है, वो तो वैसे भी सबको पता है कि पीएमसी ने वो निकाल दिए। इस तरह हमारे पास है इंडस्ट्रियल या एनालिटिकल, ठीक है, तो वो हमारे पास निकालिए। तो केमिस्ट्री की जो सिलेबस है उससे तैयारी करनी है, और मेन अपने केपी की, वो अगर कोई पंजाब से तो वो पंजाब से ही करे। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बुक चेंज करें।
बुक चेंज करना बहुत ही मतलब गलत डिसीजन होगा किसी के लिए। अपने केपी से करें तो बेस्ट होगा। अच्छा, जो केपी के है, इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास एक बुक है चैंपियन सीरीज, तो वो बेस्ट है। मतलब अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक चैप्टर कर लेता है, स्टोकियोमेट्री है या हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो भी चैप्टर कर लेता है उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज चैंपियन सीरीज से करके मतलब इजीली वो कर सकता है। मोस्ट हमारे पास वो होगा। और उसके अलावा मैंने बताया कि एक बुक डॉगर सीरीज की, एमडी कैट डॉगर सीरीज बुक, मुझे पूरा नाम याद नहीं लेकिन इसी तरह है, डॉगर सीरीज बुक फॉर एमडी कैट, ठीक है। तो वो बुक मस्ट ले लें क्योंकि उस उधर से फिर सारे सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। तो एक तो आपने चैंपियन सीरीज से करनी है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, दूसरी आपने एमडी कैट बाय डॉगर सीरीज के बुक से करनी है आपने चैप्टर वाइज। अगर ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है मेरे लिहाज से, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी चैप्टर आप कवर कर लें तो उसके डायरेक्ट बाद आप वो कर लें एमसीक्यूज प्रैक्टिस डॉगर सीरीज से या फिर चैंपियन सीरीज से। और थर्डली एमडी कैट पास पेपर्स और ईटा मस्ट, मैंने मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज इसी पे कर रहा हूँ कि पास पेपर मस्ट करने हैं एमडी कैट के, नम्स के या ईटा के, तीनों के करना है। और मतलब एक चैप्टर आपने कर लिया फॉर एग्जांपल इसका केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप सारे एमसीक्यूज बुक उठा लें, डॉगर सीरीज की भी चैंपियन की भी और पास पेपर जो बुक्स हैं उनमें से उस चैप्टर के जो भी एमसीक्यूज आए हैं पास पेपर्स में या उन एमसीक्यूज बुक में वो प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, लास्ट में हसनात भाई आपने पूछा एकेडमी का, तो पर्सनली एमडी गेट के लिए मैंने एनजी खान एकेडमी ज्वाइन की थी, जो कि सबको शायद पता भी हो। एनजी खान ऑनलाइन एकेडमी है, अकाउंट मिल जाते हैं, मिल जाता है आपको, और सस्ता भी है क्योंकि यार हर कोई अवेल पे भी नहीं कर सकता ज़्यादा पेमेंट। बाकी एकेडमी आई थिंक 30,000 प्लस लेते हैं, इसमें 9,000 में आपको मिल जाता है अकाउंट, और सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस टेस्ट प्लस एमसीक्यूज। तो पर्सनली मैंने एनजी खान अकाउंट ही यूज़ किया था, और इस सिचुएशन में भी आई थिंक बेस्ट वही है क्योंकि फिजिकल तो अभी टाइम भी नहीं है ना। फिजिकल अगर आप लेंगे क्लासेस तो पता नहीं कब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक अगले एमडी कैट तक हो जाएगा, इस एमडी कैट का तो मुश्किल है। तो फिजिकली मुश्किल है तो ऑनलाइन उसी से कर ले क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा। बस आप एक दिन में एक दो चैप्टर्स भी कवर कर सकते हैं उससे। सही, तो इसको इस तरह समराइज कर ले कि टेक्स्ट बुक पे साथ जो है तो टिके रहना है, जो हमारी दोस्त जिससे जो आप पढ़ते हैं तो उसको हमारे मेंबर्स, फॉर एग्जांपल आपकी जो है कि चैंपियन जो सीरीज हो गई, डोगर नेशनल मेडकेट की जो सीरीज हो गई, और पास पेपर्स हो गए, और इन के लेक्चर्स हो गए। जी गुड। तो अगर हम आगे सब्जेक्ट को प्रोसीड करें, क्योंकि हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है, और उसमें खासकर जो है तो कुछ मुझे तो इतना अंदाजा नहीं कि मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, पर इतना है कि फर्स्ट ईयर में आई थिंक जोलॉजी और बॉटनी में कुछ चेंजेस होती हैं। फर्स्ट ईयर में एक कोर्स पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में मेरे ख्याल से दूसरा कोर्स पढ़ते हैं, इसी तरह होता है शायद। जी तो इस बारे में आप बताएं कि इसमें जो है तो किसको पहले रखें, और जैसे आपने केमिस्ट्री का बताया कि कौन सी सीरीज, कितना टाइम और कहाँ से पढ़े, कैसे मतलब इसको करें बायोलॉजी को, क्योंकि वो बहुत मेन सब्जेक्ट है। जी सही है। मैं देखिए ना, बिल्कुल मैं बायोलॉजी मेन भी है और एमडी कैट का भी मेन सब्जेक्ट है क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा उसका है, 80 एमसीक्यूज है। तो 80 में से आप 76 77 मतलब 75 प्लस इजीली ले सकते हैं। अब मसला ये है कि हम बायोलॉजी की वही समझ लेते हैं जो हम उसमें ईटा के लिए कर रहे थे, बुक स्टेटमेंट। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए एग्जांपल से जो स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट समझ लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, ईटा में हमारे पास एमसीक्यूज आते थे। एक था कि बायोगैस टैंक का हमारे पास लेंथ कितना है। तो अभी आपने आगे एमबीबीएस में जाना है, उसका बायोगैस टैंक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपको कोई फायदा ही नहीं है कि आपको पता है कि बायोगैस टैंक का हमारे पास ये कितना हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है। तो आपने जाना ही प्रैक्टिकल फील्ड में। और यही एमडीकेट इसीलिए आया, पीएमसी ने नेशनल एमडीकेट इसीलिए रखा कि वो सब लेवल एक ही लेवल के जो हमने आगे पढ़ना है एमबीबीएस में पढ़ना है वही चीज़ मिले। तो एमडीकेट में वो चीज़ खत्म हो गई। देखिए कवर तो करना है आपने केपी बुक से, ये मैं कह दूँ जो केपी के स्टूडेंट्स हैं वो केपी ही की बुक से कवर करें, क्योंकि मैं खुद केपी की बुक से ही कवर किया था मैंने। तो मेन केपी की बुक से देखिए। और जो मेन है उसके लिए बायो के लिए एमसीक्यूज बुक तो डॉगर सीरीज बेस्ट है। हमारे पास डॉगर सीरीज से बेस्ट उसके लिए है, बायो के लिए कोई नहीं है।
और सेकेंडली एमडीकेट पास पेपर्स। प्लीज़ ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार बार के पास पेपर्स मस्ट कर ले और बायोलॉजी के तो मस्ट कर लें, क्योंकि बायोलॉजी का आपको कोई पता नहीं चलता जब तक आज आप पास पेपर ना करो बायोलॉजी के, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से लेवल के एमसीक्यूज आने हैं, कौन कैसे रिलेवेंट आने हैं। मैं एक और एग्जांपल ले देता हूँ हसनात भाई, इफ़ यू जी जी क्या कहते हैं इजाज़त हो कर। देखिए हमारे पास एक है कि लिवर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। अगर सिंपल ईटा में या पहले एमसीक्यू जाता था कि विच ऑर्गन हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो वो लिवर है, सबको पता है, 100% स्टूडेंट्स राइट आंसर देंगे। लेकिन पीएमसी आपसे क्या मांगता है या नेशनल इंडिकेट आपसे क्या मांगता है, वो आपसे कंसेप्चुअल चीज़ मांगता है। वो एमसीक्यूज किस तरह देगा, देखें कि वो एमसीक्यूज ये देगा कि विच ऑर्गेनेली इज एबंडेंटली फाउंड इन लिवर, और ऑप्शंस दिए होंगे गोल्जी बॉडी, एससीआर, आरईआर। तो देखिए एक कंसेप्चुअल सीरीज हो गई ना, रिलेवेंसी। चैप्टर 1 से लिया गया है ऑर्गेनेलिस से, लेकिन रिलेवेंट किया है उससे लिवर के साथ। तो लिवर का मेन फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन, और हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन में काम करते हैं। तो मेन वही बात हुई कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन लिवर। तो मेनली मैंने बता दिया कि आपने कैसे टॉपिक को रिलेवेंट करना है दूसरे टॉपिक से, और कैसे एमडीकेट आपसे मांगता है। पिछला वो नहीं है कि आप अभी याद करें कि राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था, यार वो अभी सबको पता है और वो बच्चों की चीज़ें नहीं है। आपने अभी प्रैक्टिकल आना है और कंसेप्चुअल चीज़ें आपने सीखनी है, ठीक है। बीच में से मैं कट कर रहा हूँ, एक ने चैट में क्वेश्चन पूछा कि फेडरल बुक की तरफ जाने या नहीं। तो पर्सनली मैंने फेडरल बुक की तरफ मैं नहीं गया था फेडरल बुक की तरफ, और ना मैंने यूज़ की थी ऑनेस्टली। अगर आपको शौक है फिर भी जाने का, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो बिल्कुल टच ना करें फेडरल की, बस सिर्फ और सिर्फ अगर करना है तो बायो का कर ले, लेकिन वो भी सिर्फ कंसेप्चुअल बेस के लिए, उसकी चीज़ें रट्टा नहीं करनी, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आएगी कि वो बुक स्टेटमेंट हो, बल्कि कंसेप्चुअल चीज़ आएंगी। पंजाब की भी यूज़ ना करो यार, अगर आप केपी के हो तो जी पंजाब की और केपी की फेडरल की या सिंध की या बलोचिस्तान की कोई भी यूज़ ना करो। आपका कंपटीशन ही केपी के स्टूडेंट के साथ है, तो आप अपनी ही बुक यूज़ करो। और मैंने जो बता दिया कि कंसेप्चुअल एमसीक्यूज किस तरह आएंगे अभी, तो वही उसी लिहाज से आप स्टडी या रूटीन बना लें। अच्छा, समवन इज आस्किंग अबाउट आर्मी मेडिकल कॉलेज, चैट का भी मैं देख रहा हूँ, तो उसके लिए आई थिंक अलग जी सा जी सेशन रखते हैं, क्योंकि वो अलग सा टॉपिक है यार। आर्मी मेडिकल कॉलेज बहुत ही अलग सी एक क्या कहते हैं कैटेगरी है, अदर देन एमडीकेट। कोर्स सेम ही जी है जी हमारे पास। जी जी थोड़ा अपडेट कर दूं मैं अपने मेंबर्स को भी कि सबसे पहले तो ये है कि ये हमारा जो है सुफियान भाई आज ये नेशनल मेडकेट पे जो है तो हमें बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल नेशनल मेडकेट की क्या स्ट्रेटेजी होगी। इन्होंने हमें बताया है कि कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है, इंग्लिश के बारे में एग्जांपल्स दिए हैं, या हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कौन कौन से बुक्स, कैसे प्रैक्टिस टेस्ट, कहाँ से एकेडमीज, वो सब जो है तो मेंशन है। तो ये जो हमारे दोस्त मेंबर्स पूछ रहे हैं तो ये अपने जो क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में छोड़े, इंशाल्लाह हम साथ साथ में इनसे पूछते रहेंगे। और बाकी वीडियो लेक्चर हमारा जो ये होगा सेशन, ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो वहां से भी आप लोग जो है तो देख सकते हैं। अच्छा सुफियान भाई, ये कि क्वेश्चन जो है तो बार बार जो है बहुत ज्यादा इसने कंफ्यूजन बनाया हुआ है कि जी जो हमारे रिपीटर्स होंगे उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट है और जो नेशनल मेडकेट है वो तकरीबन सेम मंथ में आ रही है, तो इसके लिए जो है तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, अगर रिपीटर है तो उसने पहले से कोर्स ज़्यादा कवर किया होगा, क्योंकि वो दिसंबर से लगे हैं या जनवरी से, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट भी फर्स्ट ईयर से किया होगा, ठीक है ना। अगर फर्स्ट ईयर से किया है स्टार्ट, तो फर्स्ट ईयर उसका कवर होगा, क्योंकि वो उसमें एग्ज़ाम भी देंगे। तो फर्स्ट ईयर उन्होंने किया होगा, और अभी सेकेंड ईयर में शायद शुरू हो रिपीटर, जितना मेरा ख्याल है, ठीक है। जी जी तो रिपीटर सबसे पहले तो कोर्स कवर कर ले। उनका कोर्स आई थिंक मई के एंड तक कवर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो इसके बाद जून, तो जून तक तो कवर होना चाहिए यार मस्ट, क्योंकि रिपीटर्स बहुत पहले से लगे हैं। और उसके बाद फिर जो उसका, अच्छा आपने पूछा कि इम्प्रूवमेंट और एमडीकेट सेम मंथ में आ रही है, मुझे नहीं पता कि सेम मंथ में आ रही है, लेकिन जो भी हो सबसे पहली चीज़ हमारे पास एमडीकेट है, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन चीज़ एमडीकेट है, तो फोकस आई थिंक मेन एमडीकेट पे रखना चाहिए। जी जी। अच्छा सुफियान हसनात भाई भाई इस बारे एक में, जी जी
ये उसमें हमारे पास चैट में बहुत ज़्यादा AKU के बारे में आ रही है, तो जो पता ये नहीं कौन मैंने कर रहे हैं सुफियान मैसेजेस, भाई, सॉरी मुजम्मिल। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने जो है लाइन अप किए हुए हैं ना, तो नीचे से ऊपर जाने पे ऐसा ना ऊपर वाले मिस हो जाए हमसे। अच्छा तो सही है, ऊपर से सही है, ठीक है, बारी ठीक। बारी आ रहे हैं सब पूछे पे, सर। ठीक है जी। ये फिजिक्स में सही है, हमारे सही साथ है। जो दोस्त पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है, मींस के थ्योरी ज्यादा है मतलब, या न्यूमेरिकल्स की क्या स्ट्रेटेजी है, कितने न्यूमेरिकल सॉल्विंग आते जी सही, तो मैंने वो पहले भी बताया, तकरीबन हैं, 75% या टाइम कम होता है, और 80% उसमें अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो वो फिर हमारे पास उस बारे स्टेटमेंट्स में आते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मेरे मतलब मेनली हमारे पास आती है ये स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि बुक स्टेटमेंट, मतलब है कि टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, तब भी आप स्टेटमेंट की जो क्वेश्चन होता है वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जितने भी बुक्स के फार्मूलाज हैं आपने उन सबको याद करना, जितने भी इंडिकेटर्स पाए हैं, ठीक है। तो मेनली आपने वही न्यूमेरिकल करने हैं, बिल्कुल फार्मूला याद कर लें, सारे फार्मूलाज। और उसके बाद जी जी आपने फिर उसके बाद स्टेटमेंट के MCQs ज़्यादा हैं, उसका परसेंटेज, तो टॉपिक्स क्लियर कर ले सबसे पहले, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। ठीक है जी। असनाद तो भाई। अभी तक जो हमारे साथ जितना सुफियान भाई ने बताया, तो स्टार्ट इन्होंने हमारे साथ फिजिक्स से किया, फिर उन्होंने जो है तो जीनियस सीरीज के बारे में बताया, स्टेटमेंट्स के बारे में क्लियर किया, न्यूमेरिकल के बारे में जो है तो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी। फिर हमने जब इंग्लिश के बारे में जो है तो पूछा, तो इंग्लिश में भी इन्होंने क्लियर किया कि कैसे कवर करना है। स्पेशली जो केमिस्ट्री में इशू आता है, तो उनका इन्होंने बताया कि जो चैंपियन सीरीज है नेशनल मेटकेट डोगर्स की है, उसको जो है तो जितना हो सके क्लियर किया जाए। और बाकी इन्होंने एक बेस्ट टिप ये दी है कि जो हमारे साथ पुराने पेपर्स होते हैं, उसको जो है पास पेपर्स होते हैं उसको क्लियर किया जाए, वो जो है तो बहुत एक इम्पोर्टेंट वो होती है। तो जी सुफियान भाई। जी सी जी। अच्छा, अभी कमेंट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है चैट में, ये सब आंसर आप ज़्यादा ज़्यादा बताएं। अभी देख रहे हैं ना, वोकेबलरी का पूछ रहे हैं कि बुक्स फॉर वोकेबलरी, देखे वोकेबलरी उसने PMC ने सब अपनी उस पे कोर्स में वो की थी पहले से, ठीक है ना। तो PMC ने जी जी सबसे पहले वोकेबलरी हमारे पास वो की थी कि जो भी वोकेबलरी 200 वर्ड्स है, और उसकी फिर आई थिंक मुझे तो हमने तो NG कॉन ने वो भी किया था वोकेबलरी के बारे में, एक जिनके क्या मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसकी मीनिंग, तो वो हमने NG कॉन ने प्रोवाइड की थी। मिल भी सकती है आपको कहीं से भी, या PMC साइट पे भी देख लें, अगर सिलेबस हो तो उसमें PMC वोकेबलरी इंक्लूडेड है। 200 वर्ड्स या 210 इस तरह कुछ वर्ड्स होंगे, तो वो इजीली याद कर सकते हैं आप। अच्छा सुफियान भाई, चले ये तो मतलब प्रिपरेशन हो गई ना, एक बंदा प्रिपेयर हो के चला गया, टेस्ट में बैठ गया, तो टेस्ट के टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप बताएं जरा कि कहाँ से शुरू करे, क्या करे, कौन सा जी जी न्यूमेरिकल्स पहले लाएं, क्या करे जी। जी जी। अच्छा बात सुने, इस तरह के वो भी चेंज हुआ है ना इस दफ़ा, कंप्यूटराइज्ड है हमारे वाला। तो ये था कि हमारा तो ये था कि बबल फिलिंग वाला था, फिजिकल टेस्ट था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा मेरा तो ये स्ट्रेटेजी थी मेरी कि पहले बायो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और लास्ट में इंग्लिश। हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन बायो इसलिए क्योंकि उसके स्टेटमेंट्स होते हैं सबके 80 के 80, विद इन 80 क्वेश्चन आप 50 मिनट्स में जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं, और आपके साथ टाइम बच सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री, उसके भी स्टेटमेंट ज़्यादातर होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स कम होते हैं। और इसके बाद फिर फिजिक्स और इंग्लिश लास्ट में छोड़ दें, फिर इजी होगा वो। और अभी है कंप्यूटराइज टेस्ट, तो फिजिकल और कंप्यूटराइज में फ़र्क होता है। फिजिकल में टाइम ज़्यादा लगता है, कंप्यूटराइज में कम लगता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कंप्यूटराइज का भी है, क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट हमारा उसका था, ये कंप्यूटराइज था, तो उसमें टाइम भी कम लगता है, बंदा फोकस रहता है। तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी, बल्कि सेम ही होनी चाहिए यार, क्योंकि बायोलॉजी फर्स्ट करनी चाहिए, या बायोलॉजी फर्स्ट करनी चाहिए, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर इंग्लिश। या जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम का मुझे याद है वो, हाँ पहले से ऑलरेडी वो उसकी चॉइस होती है, कंप्यूटर के पहले कौन सा सब्जेक्ट आता है, या बायो आएगा, वो आपकी किस्मत है, या केमिस्ट्री आएगी, या फिजिक्स आएगी, या इंग्लिश। ठीक है, तो जी जी। यही।
और ये अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा प्रिपरेशन कर रहा है ना सुफियान भाई, तो वो जी मतलब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो तो मतलब करेगा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स एफएससी के लिए करेंगे तो मतलब जी उनको अपनी जो ईटा की या मेटकेट की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें, मतलब उनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन है क्या उनकी उससे वो हो जाए, क्योंकि इनकी तो अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी नहीं हुए ना, तो ज्यादातर इनका अगर मेटकेट की वेटेज है उसके साथ साथ एफएससी पे भी जो है अगर ये सिर्फ एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इनका जो एफएससी वाला वेटेज है वो नीचे ना चला जाए। तो मतलब कौन सी प्रिपरेशन पे ज्यादा जाना चाहिए? जी सही है। देखें देखें मैं ये बात मतलब पहले भी जो कह चुका हूँ, एमडी कैट और एफएससी की तैयारी में कोई फर्क इतना नहीं है। जो चीज़ आप टॉपिक उसके लिए कर रहे हैं ना, ये एफएससी के लिए बोर्ड के लिए, वही टॉपिक आपने एमडी कैट के लिए कवर करना है, ठीक है। और जी जी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन का तैयार करने का मतलब है कि आपने सारा टॉपिक करना है, और अगर सारा टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं। तो देखिए मेरी स्ट्रेटेजी यही थी प्रेप्स में, क्योंकि पिछले साल हमारे साथ भी तो यही था ना कि पहले हमें पता तो नहीं था कि एग्जाम कैंसिल होंगे, तो मैं ये कहता था कि सुबह से लेकर असर तक ये होता था कि वो टॉपिक कर लेता, हाफ चैप्टर हो जाता या फुल चैप्टर, वो डिपेंड करता। फिर जी जो जी लास्ट रात के मतलब 8 के बाद 10 तक, तो 1-2 घंटे जो होते थे वो मैं एमसीक्यूज बुक उठा लेता। तो इसी तरह आप एफएससी के साथ साथ आप एमडीकेट की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएं। जी। तो इनका क्वेश्चन का आंसर जो सुफियान भाई दे रहे थे तो वो यही है कि मतलब जी जी सुफियान भाई कंटिन्यू करें आप। एक मिनट हसनत भाई। हाँ आप मुझे ज़रा 15 मिनट्स दे, ये लास्ट की हेलो। समरी की डिस्कशन। मेरी आवाज़ आ रही है सुफियान आपको और जी हसनत जी भाई? सही, जी जी अच्छा अब हाँ हाँ हसनत भाई, ज़रा 15 मिनट्स मुझे दे, ये मीन्स अगर हम कुछ प्रिपरेशन करें तो फॉर एग्जांपल हमारा जो इनको मेरी टॉपिक है आवाज़ नहीं आ उसको रही। हम इस लिहाज से करें कि उसमें हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस है और जो एमसीक्यूज है जो न्यूमेरिकल्स है जो फार्मूलाज है वो सारे हमारे क्लियर हो जाएं। तो बासेता जो ज़रूरत ये है। कंफ्यूजन आ रही है कि हम एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन की तरफ जाए या क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन की तरफ जाए, तो उनको चाहिए कि वो अपना जो टॉपिक है उसको मेन जो टॉपिक से उनको समझे, तो उनसे उसके इस तरह से समझे कि एमसीक्यूज भी उनके हो जाए बासेत क्वेश्चंस भी हो एक जाए। मिनट सब्र करो, मैं उसको कहता हूँ। हसनात भाई, जी एक जी मिनट जी एक मिनट एक मिनट हाँ हसनात भाई, 15 मिनट्स मुझे ज़रा दें, मैं इसके साथ सीधी सिंपल समरी डिस्कस कर लूँ, क्योंकि जी कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो गई है, क्वेश्चंस इरेगुलर हो गए हैं। मैं ज़रा स्टार्ट से जी सिंपल जो है जो बेसिक चीज़ें हैं वो इससे पूछ लेता हूँ सुफियान से, ताकि जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है ना वो सिंपल सी क्लियर हो जाए, ठीक है? जी 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 अच्छा जी 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 करें। सबसे सबसे पहली बात से हम स्टार्ट करेंगे सुफियान भाई, जो जी टाइम मैनेजमेंट है, सही है। पहली चीज़ जो सही, बेसिक चीज़ स्टार्ट होती है टाइम मैनेजमेंट की, एक तो बात है कि आपके पास अभी जो टाइम है वो कम रह गया है, सही है, 3 महीने रह गए हैं। और जी अब तो कन्फ्यूजन ये है कि कुछ तो इम्प्रूवर्स हैं और कुछ हमारे पास फ्रेशनर्स हैं। फ्रेशनर्स जी का प्रॉब्लम ये है कि अगर हमसे जुलाई में एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हमारा अगस्त में एग्ज़ाम है, ठीक है, एमडी जी कैट जी का। जी तो जी इम्प्रूवर्स का तो कोई मसला नहीं है, उन्होंने तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जो हमारे पास रिपीटर्स हैं बेसिकली। जी उनके जी लिए उनके लिए पहली बात है टाइम मैनेजमेंट के, उन्होंने किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अलग है, क्योंकि उनके सही पास एफएससी के लिए कुछ है नहीं, उन्होंने वो कंटिन्यू करना है। जो हमारे सही, पास फ्रेशनर्स हैं उनका टाइम मैनेजमेंट अलग है, तो उनके लिए जी हमने दूसरा प्रपोज करना है। तो बेसिकली इससे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम समरी दे रहे थे कि भाई इम्प्रूवर ने इस टाइम क्या करना है और फ्रेशनर्स ने इस टाइम क्या करना है। जी कि इसका पहले सही है, पहले आप ये जरा रिपीटर से स्टार्ट कर ले, कि वो उन्होंने अगर सही है, अपना टाइम डिवाइड करना है ना, तो उन्होंने अगर लेट से एक दिन में बंदा 10 घंटे पढ़ता है, तो उसमें से बायोलॉजी को कितना टाइम देगा, फिजिक्स को कितना टाइम देगा और केमिस्ट्री को कितना टाइम देगा ठीक है। अप्रोक्सीमेटली, ये आप गॉट, रिपीटर्स के लिए बताएं। इसके बाद हम फ्रेशनर्स पर आते हैं। सही है, गॉट इट, सही है। मैं कहता हूँ देखिए जो उसमें है रिपीटर्स, तो उन्होंने मैक्सिमम, अब हर बंदे पे डिपेंड करते हैं कि उसने कोर्स कवर कितना किया है, ठीक है। अभी बासित ने जितना बताया मैं उसी की बात करता हूँ। अगर कोई बंदा 10 आवर्स स्टडी कर सकता है विद इन डे, ठीक है ना, तो उसमें से ज़्यादा टाइम वो बियोलॉजी करे, ठीक है। बियोलॉजी का इसलिए है क्योंकि उसकी वेटेज ज़्यादा है, आपने वेटेज के लिहाज से टाइम मैनेजमेंट करना है। बाकी वो अब हर किसी की अपनी वो होती है कि किसी के एक सब्जेक्ट वीक हो जाता है, वीक होता है, दूसरे का स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो उस पर डिपेंड करते हैं कि वो कौन ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट को देते हैं। लेकिन मेन जो अभी मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप ज़्यादा, अगर 10 आवर्स है तो उसमें से 3 आवर्स आप बियोलॉजी को दे दें, ठीक है।
उसके उसके बाद बल्कि 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स बायोलॉजी को दे दे, उसके बाद 3 आवर्स उसको दे दे ये केमिस्ट्री को, 2 आवर्स फिजिक्स को दे दे और 1 आवर आप इंग्लिश को दे दे। इंग्लिश को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अगर 1 आवर में और कुछ भी नहीं हो सकता तो वोकेबलरी तो हो सकती है ना, वो आपने रिवाइज करनी है ज़रूर, क्योंकि उसके सॉलिड मार्क्स होते हैं। बाकी अगर कोई वो भी कर रहा है उसका प्रिपरेशन, अगर ग्रामर की या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीनर की जो मैंने कहा कि ये इंक्लूडेड है, तो वो भी कर सकते हैं। तो मेनली 10 आवर स्टडी में मैंने डिवाइड कर दिया, 4 आवर बायो के, 3 आवर्स केमिस्ट्री के और 2 आवर्स फिजिक्स के। जी वासिद भाई। सही। अच्छा, इसमें ये बात तो ऐड होगी, इंग्लिश का अगर कोई पूछना चाहता है तो उनको हम बता देते हैं कि जो बेस्ट बुक्स हैं ग्रामर स्टडी करने के लिए, वो एक आपके पास किप्स की जो ग्रामर सीरीज़ है वो है, क्योंकि पंजाब वाले वही यूज़ करते हैं, सही है, और उनमें से किसी के 20 से कम मार्क्स आते नहीं हैं। हमारे यहाँ कम होते हैं क्योंकि हमें एक्सपोजर नहीं है, ये सुफियान को पता होगा, क्योंकि उनके मार्क्स 195 क्रॉस कर जाते हैं। और एक हमारे पास रेन एंड मार्टिन्स बुक है, ये भी इसको पता होगा। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आप लोगों ने दिमाग में रखनी। ये पॉइंट इसने मिस करे, लेकिन ये असल में इसको भी पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है हमारे पास फ्रेशनर्स की, ठीक है। फ्रेशनर्स के पास अब जो सिनेरियो बना हुआ है ना, तो उन्होंने अपने एफएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और कुछ हैं हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, अपने पेपर्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, एक उनका सिनेरियो बना हुआ है, तो उनका भी एफएससी एग्जाम काउंट होगा, ठीक है। अब अगर जुलाई में एग्जाम लेना चाह रहे हैं और अगस्त में इनका एमडी कैट एग्जाम है, तो इसके दरमियान जो गैप है वो सिर्फ है तकरीबन 1.5 मंथ, अगर मैक्सिमम बन जाएगा तो ये बहुत कम टाइम है। तो इन्होंने सेकेंड ईयर के जो एमसीक्यूज प्रिपरेशन है वो इन्होंने अब से ही स्टार्ट कर देनी। फर्स्ट ईयर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो फर्स्ट ईयर अभी से ऐड कर रहे हैं एफएससी के साथ तो ऑब्वियसली उनकी स्टडी कंफ्यूज होगी। तो उन्होंने सेकेंड ईयर की जो टेस्ट की प्रिपरेशन है और सेकेंड ईयर की जो एफएससी की प्रिपरेशन है उन दोनों को साथ साथ करना है। तो इसके लिए जो अभी हमारे फ्रेशनर्स हैं उन्होंने तो टाइम ज्यादा देना है, मतलब उनकी स्ट्रगल ज्यादा है। अगर आप दे सकते हैं तो हम जिस तरह सजेस्ट करेंगे अपने टाइम टेबल के साथ कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से सुफियान को पता होगा 10 to 13 आवर्स आपने देने हैं अपनी स्टडी को, क्योंकि आपके डबल हो गया, आपका जो स्ट्रगल है वो डबल हो गया। तो सुफियान इसमें से जरा डिवाइड कर दो कि जो अगर लेट सपोज एक स्टूडेंट 12 आवर्स स्टडी कर रहा है अभी एग्जाम के लिए, तो उसको कितना टाइम एमसीक्यूज के लिए देना चाहिए, टेस्ट के लिए आपके ख्याल से, और कितना टाइम उसने अपने एफएससी के लिए देना चाहिए, ताकि ये एक क्लैरिटी बन जाए। क्योंकि ये अब जरूरी है, अगर अगस्त में टेस्ट ले रहे हैं तो ये जरूरी है कि इन्होंने अपने सेकंड ईयर के टेस्ट की प्रिपरेशन अब से स्टार्ट करनी है। सही है। देखिए बासित, सबसे पहली बात तो है ना कि एफएससी भी बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि 50% वेटेज है, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत मस्ट है, ठीक है। सेकेंडली देखिए, हमारे पास अगर 12 आवर्स बंदा कोई स्टडी कर सकता है तो उसके अगर 2 आवर्स वो बियोलॉजी पहले कर देता है। मैं इसीलिए सारे सब्जेक्ट साथ साथ कर रहा हूँ ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये नहीं है कि 1 महीना बंदा बियोलॉजी में गुजारे, फिर 1 मंथ केमिस्ट्री में, फिर 1 मंथ फिजिक्स में, इतना टाइम नहीं है। तो तीनों सबको साथ लेकर जाने हैं, जो फ्रेशर्स है या इम्प्रूवर्स है, ठीक है। तो अगर 2 घंटे बंदा कोई बियोलॉजी कर रहा है, अगर एफएससी की बात की जाए तो सबको सेम दे दे एफएससी, या उसकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की बात की जाए तो सबको सेम टाइम दे। आई थिंक 2 आवर्स दे दे आप ना, 2 आवर्स उसके लिए, या 1.5 आवर बियोलॉजी के लिए, 1.5 आवर केमिस्ट्री के लिए, 1.5 आवर फिजिक्स के लिए। क्योंकि आप कम टाइम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके साइड सब्जेक्ट भी है ना, पाक स्टडी, उसके साथ हमारे पास या तो बाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, तो आप उसको भी आपने 2 आवर्स तो मस्ट देने हैं विद इन ए डे, ठीक है ना। तो और उसके बाद अगर 2 आवर्स आप बियोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को देते हैं तो ये 6 आवर्स हो गए, और आप फिर 2 आवर्स एमसीक्यूज को दे दें लास्ट में। वो आप रात को करें, क्योंकि सुबह आप वो कर लें, सारा रिवाइज कर लें जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एफएससी के लिए, और रात को फिर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ले। 8 से 10 बजे तक का टाइम आप लोग अपने लिए रख लें तो वो बेस्ट होगा। और बीच में से जो उर्दू या केमिस्ट्री उसके इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी टाइम बच जाएगा। सही। अच्छा, तो मैं इसकी समरी इस तरह बता देता हूँ कि आप जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है, अगर आपके पास लेट्स सपोज 12 आवर्स हैं तो आपने अपने 8 सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट 2 आवर्स देने इसमें, बाकी रह गए आपके पास 10 आवर्स। 10 आवर्स में आपने इस तरह करना है कि अगर आप बायोलॉजी कर रहे हैं तो अगर आप वो एफएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपकी ऑलमोस्ट इक्वल है बायोलॉजी के केस में। अगर उसको आप 2.5 आवर्स दे रहे हैं या 3 आवर्स भी दे रहे हैं तो वो आपका इनफ हो जाएगा। 3-4 भी देते हैं तो इस तरह जो बाकी आवर्स रह गए उसमें से हाफ आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स को देना है। पर
उन दोनों में आपने ये ऐड करना है कि आपने एमसीक्यूज, जिस तरह सुफियान ने बुक्स बताएं कि केमिस्ट्री के लिए चैम्पियन सीरीज़ और फिज़िक्स के लिए जीनियस सीरीज़, ये आपने साथ साथ इसकी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। पर आपने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ सेकेंड ईयर का हो, फर्स्ट ईयर के साथ आपने अभी फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन आपने अभी स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा। और आपका एफएससी का जो वेटेज है वो 40% है, तो उसमें आपको अगर थोड़ी सी भी बासित खराबी आ गई तो वो आप मसला बासित कर सकता है। जी जी जी। बासित अस्सलाम वालेकुम। एक बासित बात सुने, 1 मिनट। ये चैट में 2 क्वेश्चंस आए। एक तो सिलेबस का यार ये भी क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग पूछ रहे हैं। और एक किसने पूछा कि एनजी खान को कैसे ऑनलाइन ज्वाइन करना है, तो जिसने पूछा पाक टाइगर, आई थिंक एनजी खान को आप फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी प्लीज़। और सेकेंडली सिलेबस, तो सिलेबस जो 2020 का है फिलहाल वही फॉलो करें टीएमसी का। ईद के बाद सुना है कि 2021 के लिए अलग सा सिलेबस आ जाएगा, तो फिलहाल आप 2020 का ही फॉलो करें। जी अच्छा, बासित भाई। यहाँ पर इनको एक सजेशन ये भी दे देते हैं ना कि एक तो पीएमसी के बेसिकली 3 सिलेबस आए ना, एक पहला, फिर उसके बाद दूसरा आया उसमें थोड़ी सी हाँ, कमी लाएं, फिर तीसरा आया उसमें बहुत ज़्यादा कमी लाएं। तो आप लोगों ने इस तरह करना है ना कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आपके मार्क्स कम नहीं आना चाहते तो आप वो आखिरी पहला वाला वाला यूज़, फॉलो करें। हाँ हाँ, आखिरी वाला यूज़ ना करें, आप पहला वाला यूज़ करें। और पहला वाला कंप्लीटली एग्जैक्टली उसी तरह है जो नम्स का 2020 का सिलेबस था। नाम से है, तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो सिलेबस आपने यूज करना है ताकि आपके पास कोई रिस्क ना रहे। ऐसा ना हो आप कोई टॉपिक अभी छोड़ दें और जो नया सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड हो तो फिर आपकी डबल ख्वारी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को। सही। अच्छा सुफियान, बुक्स पर सीधा से सिंपल सिंपल बता दो कि बायोलॉजी जी, है तो उसकी तुमने अगर कोई गाइड यूज की है, अगर नहीं यूज की सिर्फ बुक से किया है, तो बुक को किस तरह याद किया है, रट्टा किया या बार बार रीडिंग की है। इस तरह नहीं फिजिक्स का वो बुक एमसीक्यू का और वो बता दो, और केमिस्ट्री का भी। सही है। ज्यादातर मेरा घंटा इसी पे गुजरा है इस, लेकिन खैर फिर समरी बता देते हैं। अगर देखें, इरेगुलर शुल्क है ना, वहां से इरेगुलर अच्छा हो सही है, जाता है सही, इससे। सही है। बायोलॉजी का इस तरह के मेन तो बुक से ही आपने करना है, लेकिन वो रट्टे वाली नहीं करनी। जो मैंने कहा पिछले भी एग्जांपल दिया कि कीटा में क्वेश्चन आया था कि बायोगैस टैंक का लेंथ कितनी है या हाइट, तो ऐसे एमसीक्यूज अभी नहीं आने, ठीक है ना। सिंपल कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आने जो आपको आगे एमबीबीएस में भी काम आए, ठीक है ना। तो बायोलॉजी का आपने बुक यूज करना है, डोगर सीरीज एमडी कैट के लिए, और 5 पेपर एमडी कैट और ईटा के मस्ट करने हैं, 5 पेपर। और इसके अलावा आते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास बेस्ट जो है वो केपी की बुक फॉलो करें। जो केपी के हैं पंजाब के, तो पंजाब की फॉलो करें, कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए चैंपियन सीरीज और डोगर सीरीज, और इसके साथ साथ वही 5 पेपर्स। लेकिन बुक मेन वो है कि आप बुक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और इसके बाद आते हैं फिजिक्स पे, तो मैंने बताया कि 80% फिजिक्स में स्टेटमेंट एमसीक्यूज आते हैं। अब स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि बुक से स्टेटमेंट उठाए होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इस तरह जो भी टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल चीज़ आएगी, एमसीक्यूज आएंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो वही आप एमसीक्यू कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल तकरीबन 20% के आएंगे, तो उसके लिए आपने सारे फार्मूलाज जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बुक्स में है वो कवर करना है। तो मेनली आपने टॉपिक्स कवर करना है फिजिक्स के अपने ही केपी के बुक्स से। सही। अच्छा, एक बात हम बता दें कि सुफियान ने प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट की थी और उसके एमसीक्यूज के बुक्स भी उसने पढ़ लिए थे। आपके पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है, इन लोगों के पास। तो एक जी बिल्कुल। फेडरल की बुक्स जो आपको सजेशन दी गई है ना, तो उसको आपने सीरियसली लेना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज टैली किए गए हैं ना, तो वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड फेडरल की बुक से आए। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे नहीं, बट स्पेशली जो फ्रेशनर्स हैं, आप लोगों ने फेडरल की बुक को एक रीड ज़रूर देनी है। एक रीड से बल्कि अगर आप ज़्यादा दे सकते हो तो ज़्यादा दें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स होती हैं जो नहीं आती। तो अगर आप वो फेडरल की बुक्स पढ़ेंगे तो उससे, तो ये जो सजेशन दी गई है आपको, इसको आपने सीरियस लेना है। सिर्फ केपी की बुक्स पर आपका ग्रिप पहले से सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं आप केपी छोड़कर फेडरल पर चले जाएं, जो पहली बात की गई है इस सेशन में। बिल्कुल ठीक है, जी। और फिर आपने फेडरल को एक रीड देनी है। अच्छा सुफियान, जो ऑनलाइन जी टेस्ट की बात है, ऑनलाइन और जो फिजिकल भी टेस्ट हो रहे हैं, इसमें अगर मार्क्स कम आते हैं और इस पर जो एक डिप्रेशन किस्म की क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के दरमियान, हाँ, उसको टैकल किस तरह करना है। और एक जो हमारे जो स्टडी के दौरान जब कंसिस्टेंट नहीं रहते, अक्सर स्टूडेंट डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो इसको सही आप है, किस तरह से टैकल कर देते कि ये स्टूडेंट्स की कंसिस्टेंसी और एक डर रहता है ना, ताकि उसको ये लोग आसानी से समझ जाए और ये प्रॉब्लम इनको ना रहे। सही है। देखिए बाज़ ये पहले पहले जब भी प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करते हैं ना, तो उसके टेस्ट में मार्क्स कम ही आते हैं। हमारे भी 120 से ही शुरू हुए थे, पहले 120 में आते थे, फिर 130, फिर 140, फिर 150, और इसी तरह अलहमदुलिल्लाह 160 तक पहुंच गए। तो
इस पे मतलब बिल्कुल नहीं करना। एक तो ये है कि मैं अगर कोई फैमिली वाला इधर है तो उससे ये है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों ने पेरेंट्स से कहना है कि सपोर्ट करना है हमें, क्योंकि अगर मार्क्स कम आ जाए तो मुझे तो ऑब्वियसली बात है फैमिली वाले ही सपोर्ट करते हैं कि यार अगले में सही आएंगे। तो प्रैक्टिस टेस्ट के हवाले से तो यही है। और इसके अलावा जो बोरिंग का मसला है, अगर मैं बताऊँ ना, अगर बंदा ये 3 रूटीन फिलहाल फॉलो करे, अगर फॉलो करे कोई बंदा कि नमाज पढ़े, तिलावत करे और अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारे और बस स्टडी को टाइम दे, तो इन ए डे या इन ए वीक तो वो बंदा बोर नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि इंसान है, मंथ में तो बंदा बोर ही हो जाता है। तो ये है कि संडे के दिन मेरा ऑफ रहता था ऑनेस्टली। संडे का दिन मेरा फुल चिल का होता था, मीन्स या किसी के साथ बाहर जाना, कज़न के घर जाना, या अगर प्रैक्टिस टेस्ट हो जाता तो उसके बाद किसी के साथ वैसे चिल के लिए जाना। तो मेन ये है कि संडे के संडे आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट ही देना है और ऑफ रखना है। फिर मंडे से ये तो फिर आपको कोई इस तरह की बोरिंग सिचुएशन नहीं आएगी। सही बात है। सही। अच्छा, एक और बात, आपने खुद तो कोई फिजिकली एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी ईटा के नहीं एमडी जी कैट के सेशन के लिए, सही है? क्या जी इससे पहले एफएससी के प्रिपरेशन के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन की थी? और टीचर्स का आपको पता है जिनसे आपने एफएससी में पढ़ लिया था, जिसकी वजह से फिर आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे थे कि आपको एमडी कैट की एकेडमी की ज़रूरत नहीं थी? या नहीं, ऐसा भी नहीं था कि आपने एफएससी में भी ज्वाइन नहीं की थी और ईटा में भी नहीं की थी? जी ऐसा सही कुछ था? देखें। ये है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ की थी पोस्ट मैट्रिक क्लासेस, जिसे कहते हैं कि जैसे ही मैट्रिक हो जाए फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है। फिर मैं बताता हूँ कौन सी की थी, लेकिन फिर हमारे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कैडेट कॉलेज को आर्ट्स हूँ, तो हमारे पास फिर टाइम नहीं होता, कॉलेज डायरेक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट उन टीचर्स को जाता है कैडेट कॉलेज के लिए जो हमारे बहुत ही बेस्ट टीचर थे। तो मेनली तो मैंने उन्हीं से पढ़ा है। लेकिन सिर्फ पोस्ट मैट्रिक क्लासेस मैंने एफसीए में ली थी, जो शायद पता भी हो, है फ्रंटियर कोचिंग एकेडमी। और उधर सर यहिया जान था, फिजिक्स का सर शेब मरवत, और बायो का था सर यासिर अहमद। तो यही थे, बाकी मैंने अपने कॉलेज से ही क्लासेस ली है। सही। तो यहाँ पर मैं ज़रा जूनियर्स को बता दूं कि सुफियान कैडेट कॉलेज से आए, तो उनके टीचर्स अपने बेहतरीन थे, तो उनको ये प्रॉब्लम पेश नहीं आई। अगर आप यहाँ पेशावर में कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएं, ठीक है? तो आपको ये एकेडमीज़ का इशू आ जाता है कि यार मुझे उसमें कॉलेज में सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया, तो मुझे कौन सी एकेडमीज़ के लिए जाना चाहिए। तो हम एक और सेशन रखेंगे एक प्रॉपर गाइडेंस पर, और हम उसमें आप पर एक एक टीचर को एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पर अच्छे टीचर्स कौन से हैं जो प्रॉपर गाइडेंस, या हम हमारी जो VAS का पेज है ऑर्गेनाइजेशन का, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा, हम उस पर प्रॉपरली हर टीचर की डिटेल्स पोस्ट कर देंगे। अब ऐसा नहीं होता कि हर एकेडमी में हर एक टीचर अच्छा होता है, वो डिफरेंट एकेडमीज में डिफरेंट होते हैं, तो वो हम आपको सजेस्ट कर देंगे, आप खुद जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि कौन सा टीचर अच्छा है कौन सा, तो वो डिपेंड करता है, और आपकी इस मेंटेलिटी पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है, तो वो उस पर जाएंगे। दूसरी बात आती है कि एमडी कैट के लिए जो कौन सी एकेडमी बेस्ट है, तो सुफियान ने वो टेस्ट का बताया कि मुझे एनजीकॉन की सबसे बेस्ट लगी है, और इसके पास एनजीकॉन का ऑनलाइन अकाउंट भी था, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक टॉपर की सजेशन है तो वो आपके लिए इस मामले में काम कर सकती है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। सही। अच्छा सुफियान, इसके अलावा एक ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने खुद प्रिपरेशन के दौरान ऑब्जर्व की, जो आपको लगा कि यार ये गलतियां मैंने की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या कुछ इस तरह शॉर्ट कमिंग्स, या कुछ चीज़ें थी जो आपको लगा कि यार इन चीज़ों से मुझे बहुत दूर रहना चाहिए एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान, ताकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी रहे, जो बेसिक टिप्स होते हैं जो आपको लगता है कि मुझे चाहिए कि जूनियर्स को बताऊं ताकि उनकी प्रिपरेशन और उनका टाइम सही तरीके से यूटिलाइज हो, वो आप इनको दे सही दें। है। देखिए, सबसे पहली बात, जो फेसबुक पे MCQ डिस्कशन पेजेस होती है, इनसे तो बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है ना? और फेसबुक के डिस्कशन, चूंकि मैं मुझसे गलती हुई थी, बाद में रियलाइज़ हुआ, लेकिन क्या कहते हैं कि गलती को दूर नहीं, फिर वापस टाइम नहीं आता। लेकिन वो हमारे आप लोगों ने गलती नहीं करनी, कोई डिस्कशन ग्रुप, बस अपनी, अगर फ्रेंड्स हैं आपके तो उनके साथ, अगर 2-3 ही फ्रेंड है तो उनके जो टॉपर्स हैं या मतलब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है तो उनके साथ ही बस MCQs, तो उनके साथ ही MCQs डिस्कस करें, ठीक है? तो और सेकेंडली, ये एक MCQ डिस्कशन ग्रुप आपने करनी है, इग्नोर करनी है। सेकेंडली, ये अगर कोई ड्रामाज वावा सीजन्स कुछ हो, मैं तो उस टाइम ये कुरुलुस उस्मान देखता था, तो आप लोगों ने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी, सही है ना? तो
बाद में फिर टाइम होता है, अभी मैंने फुल देख ली, लेकिन आप लोगों ने कोई ऐसी ड्रामा या सीजन कुछ नहीं देखी, ठीक है। तो यही दो थी बस, बाकी इन चीज़ों से दूर रहना है, सिर्फ फोकस रहना है। अच्छा अस्सलाम सुफियान, वालेकुम। एक मिनट, एक बात और क्लियर कर दे, इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। जी ये जो आ, आपकी जो एफएससी स्टार्ट हो जाती है ना, फर्स्ट ईयर और जी सेकंड ईयर, ठीक है, तो क्या आपने जी। चैप्टर्स जब कॉलेज में पढ़ा रहे थे, साथ साथ आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या नहीं आखिर में? ना ना, सही है, ये बात सही है, क्योंकि उस वक्त हीटा था और वो टफ भी था, हम हमारी जहन में था कि तो जब कॉलेज में हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही स्टार्ट किया था, तो उसी वक्त से एमसीक्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट थी। ये अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला इधर है या कोई देख रहा हो, तो उसके लिए बेस्ट है कि वो फर्स्ट ईयर से ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज स्टार्ट कर ले। मींस वन चैप्टर हो जाए तो उसके उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे, या फिर टू चैप्टर्स हो जाए, या फिर थ्री थ्री, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन पहले से करनी चाहिए। सही। अब आप में से अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ लें। सुफियान भाई, आपने इंग्लिश जी ग्रामर के लिए कौन कौन से बुक्स देखे थे, इंग्लिश देखिए, ग्रामर के लिए? देखिए ग्रामर के लिए उसने बताया बासित ने कि केप्स भी बेस्ट है, क्योंकि देखें पंजाब वाले वो यूज़ करते हैं, उनके 20 मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन पर्सनली मैंने बताया कि मेरे पास एनजी का अकाउंट था, और उसमें पहले से सारे ये लेक्चर्स जो पीएमसी के सिलेबस है, उसकी वोकेबलरी है, वो मौजूद थे। तो बस वही मैंने देखे थे, लेक्चर भी उसी के देखे थे, वहाँ से नोट करता था, और वोकेबलरी भी उधर से ही की थी। ठीक है भाई, थैंक्स। आपको आपको मैं एक बात बता दूं कि जो इस बार जो एमसीक्यूज आए थे ना इंग्लिश के, तो वो हमने जब टैली किए तो हमने तो खैर किप्स की बुक से किए थे, और हमारे मार्क्स अच्छे थे इंग्लिश में, 18-19 मार्क्स हैं। तो हमने असल में किप्स से किए थे, वो उसने हमारी बेसिक्स क्लियर किए हैं, पर हमें लग रहा था कि ये कॉन्सेप्चुअल आए हैं। लेकिन रेन एंड मार्टिन इंग्लिश की एक ग्रामर बुक है, उसमें जब हमने स्टेटमेंट्स देखे उस टॉपिक्स में, आप वो बुक ले लें और आप 2020 का जो हमारा एमडी कैट था उसको आप कंपेयर कर लें इंग्लिश के एमसीक्यूज, तो वर्ड टू वर्ड उससे कॉपी पेस्ट किया गया है। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि इस तरह की जो हाई क्वालिटी बुक्स होती है, हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, तो इस तरह की बुक्स से आपके फिर जो कॉन्सेप्चुअल और मेन टाइप ऑफ एमसीक्यूज आते हैं ना, तो वो वहाँ से लिए जाते हैं। तो आप अगर आपके पास आपको लगता है कि टाइम है, तो रेन एंड मार्टिन्स की बुक आप ज़रूर चेक कर लें, उसमें उससे आपको फ़ायदा होगा। और एक किप्स की जो ग्रामर सीरीज़ है, जो सही है पर्सनली बात है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने यूज़ की है। जल्दी पूछ लो अगर किसी का और क्वेश्चन हो, वरना सेशन लेट हो गया ऑलरेडी, आई थिंक वन थैंक यू आवर अब्दुल भाई। सुफियान भाई, मैं कैसे ताल्लुक रखता हूँ, क्या मैं अपने जो केपी बुक्स है इसके साथ साथ पंजाब की बुक्स पढ़ सकता हूँ? वो भी इसके हवाले से देखें, बताइए। पंजाब के तो बिल्कुल भी टच ना करें, अगर करने भी है तो फेडरल के, और फेडरल के भी सिर्फ बायोलॉजी कर लो, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स ज़्यादा आते हैं। बाकी वो उसके पंजाब के तो बिल्कुल भी नहीं करने यार। आपका मुकाबला ही केपी के स्टूडेंट के साथ है, तो केपी के ही करें फुल, ठीक है। अगर ज़्यादा शौक है तो फेडरल के सिर्फ करें, ठीक है। थैंक यू भाई। शुक्रिया शुक्रिया। आपके पास 2 मिनट है, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, जिसके अगर माइक काम नहीं कर रहा तो कमेंट्स में पूछ लेंगे। आप लोगों के माइक ऑफिशियली नहीं बंद, आप लोग स्क्रीन पर क्लिक करके माइक पर क्लिक कर सकते हैं, तो उससे आपका अनम्यूट हो जाएगा माइक, अगर ये कोई मसला है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वो कोई कह रहा है कि अगला सेशन भी अरेंज कर रहे हैं, अगर करेंगे तो वो तो या तो एमसी पे होगा या के यू पे, क्योंकि ये एमडी हाँ कैट है। हाँ, फिलहाल हेलो हमारा अस्सलाम ब्लॉक है। वालेकुम। अच्छा, जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। सुफियान, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था ना कि मेरे पास एनजीकॉन का अकाउंट है, अगर मैं उसे यूज़ करूँ तो मतलब क्लियर हो जाएगा ना? मेरे पास चैम्पियन है, जीनियस है, और एमएम वालों की है। जिस तरह आप कह रहे हैं किप्स की यूज़ करूँ इंग्लिश के लिए, तो मेरे पास एनजीकॉन का अकाउंट है, मैं उसे यूज़ कर लूँ ना? मतलब उससे क्लियर हो जाएगा? जी जी, मतलब ये तो बंदे डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि अगर एनजी का अकाउंट से सही आप कर ले, आप मतलब क्या कहते हैं, फुल डिवोशन के साथ और फुल अटेंशन के साथ सारे लेक्चर्स देख ले,
उनके साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कर लो, केमिस्ट्री या फिजिक्स की चैंपियन या जीनियस की, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मतलब कोई मसला नहीं होगा। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुफियान भाई, यहाँ फ्यूजन है, आप सुन रहे हो सुफियान भाई? जी 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 आफाक असल भाई। में ना स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन है कि ये असल में ना ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, इसके अलावा हम और भी सेशन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास AKU जो कि आगा खान वहाँ वहाँ का टॉपर आएगा, AMC का टॉपर भी आएगा, सारे टॉपर्स इंशाल्लाह। सुफियान भाई दोबारा भी आएगा, लेकिन टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी ना हम सही है। सबके क्वेश्चन का आंसर तो एक साथ नहीं दे सकते ना। अभी जी तो जी हम बिल्कुल। सब अभी तो हम सब को एक साथ मोटिवेट नहीं कर सकते, सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकते ना। तो इंशाल्लाह इसके साथ आप हमारे साथ यहाँ पे स्टे करें। इंशाल्लाह आपके मतलब तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ हर हम वीक में सेशंस कराएंगे, मुख्तलिफ टॉपर्स होंगे, तो डिफरेंस हमारे पास टॉपर्स होंगे, तो आपके तमाम क्वेश्चन एक साथ नहीं बल्कि इंशाल्लाह वीकली हम सेशंस कराएंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसकी फिक्र की जरूरत नहीं है, ठीक है? सही है बिल्कुल। अगर केयू का हो तो अगला होगा, अगर एमसी का कोई है तो अगले सेशन में ज्वाइन करें। अच्छा सुफियान, एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि टेस्ट के दौरान जो आपके दिमाग में इस तरह नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं नहीं कर सकती या मुझसे नहीं हो पाएगा, या अक्सर जो हमारे डाउट्स आते हैं ना कि मैं नालायक हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप किस तरह ओवरकम करते थे? यार देखो, यही तो मसला है ना। मैं तो सिंपल सी बात है कि यार क्या बताऊं, लेकिन मेन जो एमडी केट था उसमें तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स भी लेकर गया था, पानी सब कुछ, तो बीच में से वो स्ट्रेस रिमूव करने के लिए वो था। लेकिन ये है कि फोकस अगर बंदा टेस्ट पर है, यार मेन प्रॉब्लम यही है कि हम आपस में लोग को देखते हैं ना टेस्ट में, हमने इधर उधर नहीं देखना, बस सिर्फ फोकस रहना है। तो अगर फोकस बंदा कोई रहे ना, और अगर कोई कहे कि ये सोचे कि बस मैंने अपनी सीट पक्की करनी है, मुझे बस सब कुछ आता है, बाकी कोई केएमसी में हो या ना हो, उसको गोली मारो, मैंने होना है, तो ठीक है ना। ये अगर कोई जहन में रखे तो बस ये काफी है टेंशन रिमूव करने के लिए। अच्छा, टेस्ट से पहले प्रिपरेशन के दौरान जब इस तरह थॉट्स आते हैं कि मुझे नहीं आ रहा या थोड़ा सा डिमोटिवेटेड, उसका ये तो सबको आते हैं ना यार, लेकिन जब आप टेस्ट पे बैठ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये थॉट्स सबको आते हैं, लेकिन वो रिमूव करने होते हैं ना। वो रिजल्ट आपको प्रैक्टिस टेस्ट में मिल जाते हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस टेस्ट में इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले, आप पहले 120 में लेंगे, 130 में लेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा लास्ट में आप 150 प्लस पे आ जाएंगे, 160, तो वो खुद बहुत रिमूव हो जाते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में। बिल्कुल इसी तरह होता है। आप उन लोगों को देखें जो क्वालिफाई कर चुके हैं ना, उनको आप देखेंगे, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे, यार इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो इतने मतलब इंटेलिजेंट नहीं होते, पर अपनी हार्ड वर्क की वजह से आते हैं। इंटेलिजेंस बिल्कुल। और हार्ड वर्क में फ़र्क है। आप हार्ड वर्क करें या इंटेलिजेंट आप बहुत भी हो, लेकिन आप हार्ड वर्क ना करें तो आप नहीं आ सकते हैं। तो हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सही। बाकी क्वेश्चन अगर किसी का हो। बस आई थिंक सेशन खत्म तुम करते भी हैं। तुम भी तुम भी बहुत स्ट्रेस हो गए बस। इस ये बंदा पढ़ने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, तो और हाँ ना, हमारा ब्लॉक एग्जाम 20 20th को को हमारा ब्लॉक एग्जाम है, और फिर भी हम आए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोग स्ट्रगल और इस मेहनत को रिकग्नाइज करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सुफियान अस्सलाम। हमारा भाई, मेरा एक सवाल है जी। जी जी सुफियान भाई, अगर जी हम जी। बायो में एक टॉपिक तैयार करते हैं तो अ, हम उसकी नोट्स बनाए कि कैसे तैयार करें? टॉपिक के हवाले से बताइए। हम उसकी टॉपिक की देखो, नोट्स। इसलिए इस लिहाज से जो 3 मंथ्स लगते हैं, उस लिहाज से तो बेस्ट ये है कि आप नोट्स ना बनाए, बस बुक से पढ़ें, देखें बुक से जो भी है। और लेक्चर अगर आप देख रहे हैं किसी ऑनलाइन अकाउंट से, जिधर जिधर से भी है, अगर फिजिकल है या, तो बेस्ट ये है कि आप बुक यूज करें और नोट्स ना बनाए, ठीक है ना। तो प्लीज ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ बुक फिलहाल फॉलो करें, क्योंकि नोट्स में बहुत टाइम लगेगा और वो टाइम आप लोगों के पास है नहीं। अगर बहुत मतलब जल्दी आ जाएगा और फिर नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, तो बेस्ट ये है कि आप बुक सही करें। चलें थैंक यू। सुफियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, आपने आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला। ऑलवेज अब वेलकम 20th सर। को 20th को इसका एग्ज़ाम है, सही है, हम सब का, और इसने फिर भी टाइम निकाला है। और ये तो बिल्कुल हम सुफियान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मतलब 1.5 और ये अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर लाए हैं सिर्फ जूनियर्स की गाइडेंस के लिए, और बिल्कुल वॉलंटियरली, बिल्कुल ना इसको कोई अपना इंटरेस्ट है या कुछ भी, बस सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की गाइडेंस के लिए ये आए। खुश रहा तो यार, सुफियान, सब अल्लाह का।
बिल्कुल ये हम बस आपके दुआ बहुत दुआ है यार शुक्रगुजार हैं। कि दुआ है कि बस सब कामयाब हो, बस बाकी और कुछ नहीं, अल्लाह सबको कामयाब करे। एक्सक्यूज मी, जी जी वाहिद। मैं सब व्यूअर से कहना चाहूँगा कि हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने चैट में शेयर कर दिया। अगर कोई और क्वेरीज हो या सेशंस का वेट करना हो या कोई ऐसा सेशन जो आप लोग चाहते हैं तो आप हमें ग्रुप में बता सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया सही सुफियान है भाई। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोगों ने सुना। सुफियान